हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िकल साइंसेस को। तो फर्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे आज मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिज़िकल साइंसेस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी आंसर अगर आपको लिखना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन देना। तो क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या होगा, एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिज़िकल साइंसेस। तो फिजिकल साइंसेस के बारे में बताने से पहले आप थोड़ा सा साइंस के बारे में बता सकते हो। जैसे दैट साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग। इट एम्स टू डिस्कवर फैक्ट्स, एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना एंड बिल्ड रिलायबल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है। साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब सब कुछ सिस्टमेटिकली चलता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है। जो किस पे बेस्ड होता है, जो भी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन करी, एक्सपेरिमेंटली उसको देखा, उसके लिए कोई रीजनिंग दी। तो इस तरह साइंस जो है आपकी सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। ठीक है। उसके बाद आप दोगे डेफिनेशन ऑफ फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस दैट स्टडी नॉन लिविंग मैटर एंड एनर्जी एंड द फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न देयर बिहेवियर एंड interaction. They use mathematics, logical reasoning and experiments to understand the physical world. ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप एक बार पढ़ के आपको लर्न हो जाएगी कि फिज़िकल साइंसेस क्या है। हम उसमें नॉन लिविंग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक फिज़िकल साइंस होती है, एक लाइफ साइंस होती है। तो लाइफ साइंस में वी स्टडी अबाउट द लिविंग मैटर, बट इन फिज़िकल साइंसेस वी विल स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग मैटर एंड एनर्जी। ठीक है। और जो भी लॉस उसके रिलेटेड होंगे, सब कुछ हम फिज़िकल साइंसेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ फिजिकल साइंसेस। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल साइंसेस। नेक्स्ट आप इस आंसर में लिखोगे नेचर के बारे में। तो नेचर के बारे में हम पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है आपका लॉजिकल, कि जो आपका फिजिकल साइंसेस है वो सब कुछ लॉजिक से समझाया जाता है। जैसे आप न्यूटन के लॉज से क्या करते हो, मोशन को एक्सप्लेन करते हो। ठीक है। तो सब कुछ लॉजिकल है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बच्चे को बता सकते। ठीक है। यू विल बी रॉन्ग देयर। नेक्स्ट है आपका रैशनल। हर कंसेप्ट में कोई रीज़न होता है, ऐसे नहीं आप गेस नहीं लगा सकते। जैसे कि अब मेटल हीट पे एक्सपेंड क्यों होते हैं, इसका एक साइंटिफिक रीज़न है, आप ऐसे नहीं कुछ भी बता सकते बच्चे को। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल लाइक रियल लाइफ में आप फिज़िक्स को यूज़ करते हो। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, आप फ़ैन यूज़ कर रहे हो, आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हो। ये सब क्या है, ये फिज़िकल साइंसेस के अंडर आता है। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक। जो भी फिज़िकल साइंसेस में है, आप एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेस पे बताते हो। ठीक है। सब कुछ साइंटिफिकली चलता है। जैसे लैब में आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, उसको टेस्ट करके जो आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, आप साइंटिफिक वे से आप उसको एक्सप्लेन करते हो। आप कोई भी फैक्ट देते हो, कुछ भी कंक्लूजन निकालते हो, वो साइंटिफिक होता है। सिस्टमेटिक, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप फिजिकल साइंस में कर रहे हो, जैसे केमिस्ट्री में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो स्टेप वाइज स्टेप चलता है। अगर आप कोई भी स्टेप आगे पीछे कर दोगे तो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट प्रॉपरली। ठीक है। अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो आपको सिस्टमेटिकली उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रूथ एंड फैक्ट बेस्ड। ट्रूथ एंड फैक्ट बेस्ड का मतलब है कि जो सिर्फ प्रूवन फैक्ट्स है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि आपका वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एट नॉर्मल प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये एक ट्रूथ है, आपका फैक्ट है, अब वही आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ इस टेम्परेचर पे आपका पानी बॉईल करने लग जाएगा, इस पे बॉईल करने लग जाएगा, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर बॉईल करता है। तो ये इसी तरह बच्चे को पढ़ाया जाएगा। डायनामिक है। डायनामिक मतलब जो आपका फिजिकल साइंसेज है वो टाइम के साथ थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे कि नए नए आपकी डिस्कवरीज हो रही है। जैसे कि अटोमिक मॉडल की बात करें तो पहले ओल्ड अटोमिक मॉडल पढ़ा जाता था, अब मॉडर्न अटोमिक थ्योरी आ गई है। अब हम थोड़ा थोड़ा उसको चेंज वे में पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा एडवांस वे में उसको पढ़ते हैं। ये क्यों हुआ, जैसे जैसे हमने नई नई डिस्कवरीज करी वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा डायनामिक होता रहता है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज मतलब प्रॉपरली अरेंज्ड नॉलेज है, प्रॉपरली अरेंज सब्जेक्ट होते हैं।
ठीक है। जैसे कि फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हो, फिज़िक्स में आप सब कुछ पढ़ते हो, है ना, रीज़न बिहाइंड वर्किंग ऑफ फैन, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, ये सब आप फिज़िक्स में पढ़ते हो। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल। साइंस आपकी यूनिवर्सल होगी, आप कहीं भी चले जाओ साइंस आपकी यूनिवर्सल रहेगी। किसी भी देश में चले जाओ वो सब ऐसा ही बोलेंगे कि हाँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो आपका जो फिज़िकल साइंस है वो यूनिवर्सल है। ग्रेविटी अर्थ और मून दोनों जगह अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। आप फिज़िकल साइंस पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो आप एक्सपेरिमेंट, आपको ज़रूरी है कि आप एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को प्रूफ दे कि हाँ बच्चों जो मैंने आपको बताया ये सच में होता है। जैसे कि आप ओम्स लॉ को वेरीफाई करके दिखाते हो सर्किट से, ठीक है। तो ये आप एक प्रूफ दे रहे हो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड आपकी फिजिकल साइंसेज होती है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं रहेगा, आपका रिजल्ट सेम आएगा। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है। अब वही ले लेते हैं वाटर वाला ही, आप बच्चे को वाटर बॉईल करके दिखाओगे, साथ में आप टेम्परेचर भी दिखा रहे हो, तो हर जगह आपका कहीं भी आप पढ़ लो, उसको किसी भी क्लास में पढ़ा दो, आपका वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा। तो इस तरह आपका जो है ऑब्जेक्टिव है। आप पर्सनल ओपिनियन से नहीं बोल सकते कि हाँ इस क्लास में आपका वाटर इस डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, इस डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, ठीक है। वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा। सो नेक्स्ट है आपका टेंटेटिव। टेंटेटिव इन द सेंस कि न्यू डिस्कवरी, जैसे मैंने बोला कि डायनामिक है तो नई डिस्कवरी आएगी, तो कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। इमीडिएट सोल्यूशन हमें मिल जाता है फिज़िक्स में, ठीक है। आप कोई भी नया डिस्कवर कर रहे हो तो कुछ नया इमीडिएट सोल्यूशन मिल जाएगा। उस तरह फिर आपको थोड़े से अपने लॉज को चेंज करना पड़ता है, अपने रूल्स को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि प्लूटो को प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया था, ठीक है। तो ये टेंटेटिव था, पहले हमने उसको टेंटेटिव बोला, फिर हमें कुछ नया उसके बारे में जानने को मिला, तो हमें उसका इमीडिएट सोल्यूशन ये मिला कि अब ये प्लैनेट नहीं है, अब ये ड्वार्फ प्लैनेट है। तो इस तरह आपका जो फिज़िकल साइंसेज है वो टेंटेटिव है। लास्ट है आपका कि जो फिज़िकल साइंसेज है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन बेस्ड है। रिसर्च और ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट है। साइंटिस्ट जो है वो आपके नए नए मटेरियल डिस्कवर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तब आपका कोई नया रूल आपके फिज़िकल साइंसेज में आता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, आप इसमें से 7 to 8 पॉइंट्स लर्न कर सकते हो। और जैसे जैसे मैंने एग्जाम्पल बेस्ड आपको समझाया वैसे वैसे आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इससे आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा। सो नेक्स्ट मूव अबाउट द स्कोप। सॉरी ये स्कोप दो बार आ गया है, इसको इग्नोर करना। स्कोप ऑफ फिज़िकल साइंसेस। सो बहुत सारी स्कोप है, जैसे कि इंजीनियरिंग साइंस, मैकेनिकल साइंस, मेडिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजी, ऑप्टिक्स एक्सेट्रा। तो इनको भी पढ़ते हैं कि किस स्कोप में हम क्या क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका इंजीनियरिंग साइंस, ठीक है, जो आप बीटेक वगैरह में पढ़ते हो। तो जैसे कि इंजीनियरिंग साइंस में आप लिख सकते हो कि हम मशीन्स और स्ट्रक्चर डिज़ाइंस के बारे में पढ़ते हैं, ब्रिजेस कैसे बनते हैं सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, रोबोटिक्स वगैरह इंजीनियरिंग में ही ये सब कुछ पढ़ते हैं। मैकेनिक्स साइंस में मोशन और मैकेनिक्स की स्टडी, ठीक है, कार इंजन कैसे वर्क कर रहा है, ये आप मैकेनिकल साइंस में पढ़ते हो। केमिकल साइंस में आप पढ़ते हो कि सब्सटेंसेस और रिएक्शंस के बारे में आप पढ़ते हो, मेडिसिन कैसे बनती है, ये सब कुछ आप केमिकल्स के बारे में, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में केमिकल साइंस में पढ़ते हो। नेक्स्ट है आपका मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस जैसे कि बोलते हैं ना कि साइंस जो है इंटर रिलेटेड है, बायो में भी आपकी फ़िज़िकल साइंस यूज़ होती है, फिज़िकल साइंस में भी आपकी थोड़ी बहुत लाइफ साइंस यूज़ होती है। तो मेडिकल साइंस में ये कैसे यूज़ होता है, हम एक्सरे मशीन्स जो यूज़ करते हैं वो फिज़िकल साइंसेस पे बेस्ड है। हम एमआरआई मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं, वो भी फिज़िकल साइंसेस पे बेस्ड है। नेक्स्ट है आपका कॉस्मोलॉजी, जैसे कि यूनिवर्स की स्टडी, ये भी फिज़िकल साइंस का एक स्कोप है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं ये आपका फिज़िकल साइंस में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी मतलब जैसे रेडिएशंस का यूज़ करते हैं डायग्नोसिस में, जैसे एक्सरे स्कैनिंग में आप रेडिएशन का यूज़ करते हो, और ये मेडिकल में कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये रेडियोलॉजी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वांटम फिज़िक्स।
क्वांटम फिजिक्स में आप एटॉमिक लेवल की स्टडी करते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इस सब के बारे में आप क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हो। नेक्स्ट है आपका नैनो केमिस्ट्री। जो आपका नैनो केमिस्ट्री होता है वो नैनो लेवल केमिकल्स, नैनो मेडिसिन वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। सो नेक्स्ट है आपका एग्रो साइंस। एग्रो साइंस मतलब फार्मिंग में जो हम साइंस यूज़ करते हैं, जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं तो वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इस तरह एग्रो साइंस भी आपका एक स्कोप हो जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पेस साइंस। स्पेस साइंस मतलब जैसे आप स्पेस में एक्सप्लोर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप स्पेस साइंस में पढ़ोगे, ये सारा फिजिकल साइंसेस के अंदर आ जाता है। जैसे कि इसरो के मिशंस होते हैं तो वो फिज़िक्स के ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह को यूज़ करके अपने मिशंस तैयार करते हैं, अपने रॉकेट्स बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी जैसे स्मॉल स्केल्स पे जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि आपका स्मॉल स्केल्स पे आप नैनो चिप्स को यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में आपका एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये सब कुछ आ जाता है। फिर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो फोर्स एंड मोशन के बारे में, मूविंग बॉल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, व्हीकल्स वगैरह जब मूव करते हैं, तो ये सारा आपका मैकेनिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब आप लाइट की स्टडी करते हो, जैसे कि लेंसेज, आपके चश्मे में जो लेंसेज डलते हैं, ये सब आपके ऑप्टिक्स में आते हैं, ठीक है। आप पढ़ते हो ना आई के बारे में कि हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो कौन सा लेंस है, मायोपिया हो गया तो कौन सा लेंस है, ये सब आपको ऑप्टिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइसेस और सर्किट्स, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गया, टीवी हो गया, इसमें ये सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है। लास्ट है आपका एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स में आप स्टार्स और गैलेक्सीज़ के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि ब्लैक होल की स्टडी हो गई, एक्सेट्रा। तो ये सब आप लिख सकते हो कि ये सारे आपके फिज़िकल साइंसेस के स्कोप्स हैं। मतलब अगर आप फिज़िकल साइंसेस पढ़ रहे हो तो आगे आप किस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो ये था आपका स्कोप ऑफ फिज़िकल साइंसेस। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन को ख़त्म करने के लिए आपको कंक्लूज़न देना पड़ेगा। तो कंक्लूज़न में आप क्या क्या लिख सकते हो, दैट फिजिकल साइंसेज यूज लॉजिकल, रैशनल एंड साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना। हमने ये सब वर्ड्स पहले समझ लिए हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, फैक्ट्स एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, मेकिंग नॉलेज रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपका इट्स नॉलेज इज डायनामिक एंड टेंटेटिव एंड इट इवॉल्व्स विद न्यू डिस्कवरीज। नेक्स्ट है फिजिकल साइंसेज हैड अ वाइड स्कोप इंक्लूडिंग मैनी ब्रांचेस दैट सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। हम फिजिकल साइंसेज का यूज़ करके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे कि पंखे से गर्मी नहीं हटी तो रियल लाइफ प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर एसी बनाया गया। तो इस तरह रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फिजिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके ब्रांचेस जो आपका टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट कर रही है, हेल्थ में जैसे कि एमआरआई, एक्सरे, एनवायरनमेंट में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में और ह्यूमन प्रोग्रेस में। thus हम बोल सकते हैं दैट फिजिकल साइंसेस बिल्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग एंड ड्राइव इनोवेशन फॉर बेटर फ्यूचर। ये आप एक पैरा बना के लिख सकते हो, ठीक है, जितने भी आपको 3-4 पॉइंट्स भी याद रह रहे हैं। सो वेल एंड गुड। ये जो भी आपने ऊपर अपना एक्सप्लेन किया क्वेश्चन, उसमें से की पॉइंट्स उठा के आप कंक्लूजन में डाल सकते हो। तो इस तरह आपका आंसर पूरा हो जाता है। एक बार देख लेते हैं आप कैसे कैसे आंसर लिखोगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, साइंस की डेफिनेशन, फिजिकल साइंसेस की डेफिनेशन, उसके बाद उसके नेचर, नेचर के पॉइंट्स, नेचर के पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद आप स्कोप लिख दो, स्कोप के पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद कंक्लूजन। इस तरह आपका बहुत अच्छा एक आंसर तैयार हो जाएगा। साथ में मैंने इससे पहले एक वीडियो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन लाइफ एंड एजुकेशन भी डाली है। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप उसको भी सुन सकते हो। और ये जो नोट्स हैं ये मैंने 2-3 बुक्स से मिला के बनाए हैं, 2-3 बुक से पॉइंट्स उठा के बनाए हैं। तो आपको कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान से सुनो जो जो मैं बोल रही हूँ और उसके पॉइंटर्स याद कर लो, क्योंकि आंसर में आपके हेडिंग्स के अंडर आपका जो लिख कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी इन द सेंस कि रिलायबल मटेरियल लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट्स तो ठीक होने चाहिए। उसके अंदर आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, मैंने वाटर का एग्जांपल दिया, आप कोई और एग्जांपल भी दे सकते हो। तो इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी से मतलब कुछ भी ऐसे नहीं लिख देना है।
तो आप बहुत अच्छा आंसर एक बना सकते हो. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं और नई नई वीडियोस आपके लिए लाती रहूं. सो थैंक यू एवरीवन.